ब्लैक रॉक ने बहुत किया है इन्वेस्ट। सो बिटकॉइन जब आया वो 2009 में आया। सो वहाँ पे क्या हुआ, जब वो कोलैप्स हुआ तो पूरा जो मनी या फिर जो करेंसीज का इकोसिस्टम था वो हिल गया था। सो वहाँ पे फिर जो इमर्ज हुआ वो हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिटकॉइंस। और आज तक इवन ये सेपरेट ही रहा है, किसी को नहीं पता है कि कौन बनाया, कहाँ का पर्सन था, क्या हुआ। दे यूज दिस वर्ड माइनिंग बिटकॉइंस। तो माइनिंग क्या चीज है, कैसे होती है ये? आज कुछ भी आप यूज़ कर रहे, हमारे पास डॉलर है, हमारे पास रुपीज़ है, 1 करोड़ 5 करोड़, लेकिन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। लेकिन अगर आपके पास बिटकॉइन है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो सिर्फ आपके कंट्रोल में है। सुनने में आ रही है सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। तो सिल्वर, गोल्ड और क्रिप्टो तीनों में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को सोचना चाहिए? इवन अगर आप देखोगे पिछले 3 to 4 ईयर में जो ये इंस्टीट्यूशनल वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े फंड्स मैनेज करते हैं, इनका रुझान क्रिप्टो की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में एक सेंसिबल इन्वेस्टर क्या 4-5 अपनी आदतें रखे जिससे कि वो रिस्क को मैनेज भी कर सके और साथ में अच्छे रिटर्न्स भी ला सके? तो जो बीच में जियो कॉइन की वो जो प्रचार हो रहा था वो सही था, क्या था वो? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर युविंदर सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं उमेश कुमार प्रजापति जी, जो आज हमें क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ एजुकेट करेंगे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। थैंक यू सर इनवाइटिंग मी हियर एंड नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सो आपका इंटरेस्ट क्रिप्टो में कैसे जागा? कब आपको लगा कि मुझे क्रिप्टो एक्सचेंज भी आपने बनाया और कम्प्लीटली अब आप क्रिप्टो से डेडिकेटेड है? हाउ दैट स्टार्टेड? सो इट वाज अराउंड 2015, जब मैं कॉलेज के टाइम पे था। सो तभी मैंने क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के थ्रू सुना था। लाइक वो भी क्रिप्टो नहीं बोल सकते, इवन बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि उसमें बिटकॉइन ही चल रहा था। सो उसके बारे में काफ़ी दोस्त, एक मेरा फ्रेंड थे, उन्होंने काफ़ी मुझे एक्सप्लेन किया इसके बारे में। बट ये हो सकती कॉलेज के टाइम पे ऐसा कुछ इंटरेस्ट होता नहीं है कि इन्वेस्ट करो, और सीरियसनेस इतनी ज़्यादा होती नहीं है। बट उसी टाइम से मतलब मुझे मेरे माइंड्स में वो चीज़ें चल रही थी कि बिटकॉइन भी होता है, उसमें प्राइस अराउंड 200 समथिंग टू $50 के समथिंग चल रही थी बिटकॉइन की। सो मैं मॉनिटर तो कंटिन्यू करता था, लेकिन ये चीज़ें रियलिटी में बदली 2017 के आप के आसपास में, जब चीज़ों को मैंने देखा कि 200 $250 की जो भी बिटकॉइंस थे वो रियली 18,000 $15,000 पे ट्रेड हो रहे थे। सो तब जाके हमने इसमें अपना कदम बढ़ाया और स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग से। और मेनली मैंने पहले स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग से स्टार्ट किया, एंड इसके बाद धीरे धीरे करके प्रोसेस जो है, एंड इवन आज से किकसेंस रन हो रहा है। हेल्पफुल। सो बहुत से लोगों को क्रिप्टो को लेकर के, इंडिया में क्रिप्टो का क्या स्टेटस है उसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है। सो अभी क्या है क्रिप्टो का स्टेटस, कि इंडिया में क्रिप्टो लीगल है, इलीगल है, और या फिर सिर्फ टैक्स दे दो अलाउड है, क्या स्टेटस है? सो एज अ प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, पहले बात करते हैं यूजर के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। सो इनलीगल तो नहीं है, हम इसको बोल नहीं सकते कि इनलीगल है, क्योंकि जो चीज़ें इनलीगल होती है उसको सबसे पहले किया जाता है बैन, और उस पर टैक्स और ये सारी चीज़ें नहीं आई थी, और ना ही कोई गाइडलाइन आती है। लाइक आप देख लो क्राइम एंड अदर थिंग्स, वो सारे इनलीगल हैं तो वो बैन है पूरी तरह से। सो गवर्नमेंट इस पर टैक्स लाई, इवन धीरे धीरे पॉलिसी भी बन रही है। इवन पहले कुछ नहीं था, आप अगर देखें 17 के आसपास, 2017 के आसपास ना कोई पॉलिसीज थी, ना कोई गाइडलाइंस थी, फिर भी चीज़ें चल रही थी। बट आज के डेट में आप देखें तो पॉलिसीज भी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है। इवन आज के डेट में अगर आप देखो, कोई किसी को भी एक्सेस प्लेटफॉर्म रन करना है इंडिया में, तो सबसे पहले उसको FIU से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें आज आज के डेट में अप्लीकेबल हो रही है। सो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि इलीगल है, और अभी हम ऐसा भी नहीं कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि नहीं ये लीगल हो चुका है। लीगल तभी होता है जब किसी चीज़ की कोई रेगुलेटरीज आती है, लाइक स्टॉक्स में से भी है। सो हम उसको बोल सकते हैं कि प्रॉपर रेगुलेटेड है। राइट।
सो इंडिया में क्रिप्टो का स्टेटस अगर हम देखें तो अभी भी थोड़ा सा ग्रे एरिया पे है, बट मेरा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव मोमेंट पे बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव साइड में ये ज़्यादा है, क्योंकि अभी आप देखो निगेटिव साइड में लाइक बैन एंड ऑल ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है, अभी टैक्स आ रहा है, पॉलिसीज आ रही है, इवन गवर्नमेंट भी रेगुलेशंस की तरफ बढ़ रही है। नॉट ओनली इंडिया, अगर आप अमेरिका में देखो तो स्टेबल कॉइन्स का काफ़ी ज़्यादा क्रेज चल रहा है। सो इंडिया भी धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में बढ़ रही है, बट जो टेक्नोलॉजी है राइट, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, एआई हो गई, इसकी तरफ गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है रेदर देन की क्रिप्टो करेंसीज। बट बाय डिफॉल्ट अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन इंडिया में होती है तो क्रिप्टो करेंसी तो उसमें ऑटोमेटिक आने लगती है। ओके, सो अभी जो रिसेंट चर्चा में आया कि इतना बड़ा जो क्रैश हुआ, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ किया जिसकी वजह से वी हर्ड दैट सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स दे कमिटेड सुसाइड। सो अगर आप सिंपल ऑडियंस को समझा सकें कि ये क्रैश क्या था, ये क्यों हुआ था, एंड इतना क्या हो गया कि लोगों ने सुसाइड सारे की लाइक। आई थिंक काफ़ी अच्छा सवाल है सर, इवन नॉट ओनली फॉर रिटेल यूजर्स, तो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए हैं जो बड़े ट्रेडर्स थे जिनके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो था। सो ये जो क्रैश था ये नॉर्मल क्रैश था, नॉट ओनली कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इवन ऐसे क्रैश लाइक बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक दिन में 5 to 10 15% तक इवन गिरता है। सो ये फर्स्ट टाइम नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे क्रैश ऐसे आए हैं, बट इस वाले क्रैश में लोग ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए हैं। ज़्यादा इम्पैक्टेड इसलिए हुए नहीं, उसके पीछे रीज़न है ग्रीड है। अच्छा, लोग आज के डेट में जैसे मैंने आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, दो टाइप्स ऑफ मार्केट में लोग ट्रेड करते हैं। एक तो होता है स्पॉट, जिसमें आप एक्चुअल एसेट से बाई करते हो और होल्ड करते हो, ओवर द टाइम अगर प्राइस ग्रो करती है तो आपका बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स होता है। सेकंड होता है फ्यूचर्स मार्केट, जिसमें क्या होता है आप एक्चुअल एसेट्स बाई नहीं करते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार जो भी होता है, लाइक आपको लगता है बिटकॉइन अप जाएगा, तो आपने क्या किया, सेम प्राइस पे आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन ली, जो कि एक एक्चुअल एसेट्स नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। सो अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट देता है, नीचे आई तो नुकसान देता है। सो इसमें भी लेवरेज का गेम होता है, किसी के पास 1 लाख रुपए है ओवरऑल पोर्टफोलियो, वो 10 लाख 50 लाख तक की पोजीशन ओपन कर सकता है 1 लाख के कैपिटल से। सो लेकिन अगर वो 1 लाख के कैपिटल से 50 lakhs की पोजीशन ओपन किया, दैट मीन्स अगर बिटकॉइन सिर्फ 1 से 2% भी नीचे आया, उसका पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाता है, तो क्योंकि वो लेवरेज नहीं है। आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 10 लाख आप 50 lakhs का कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हो। सो वहां पे क्या लेवरेज का गेम होता है। इवन ये जो क्रैश हुआ इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टेड हुए हैं वो फ्यूचर्स वाले ही हुए हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में डील किया। बाकी वो तो होल्ड करके काफी लोग होल्ड है, इवन स्पॉट के जो मतलब जो लोग एसेट्स को बाई करके होल्ड किए तो वो आज भी होल्ड कर रहे हैं, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। उनका 10 से 12% की पोर्टफोलियो माइनस में है, ओवर द टाइम ये ग्रो हो जाएगा तो वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई थी कि सुसाइड करना पड़े। लेकिन इसमें भी एक सजेशंस ऑडियंस को मैं देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इस टाइप्स के ट्रेड में इंटर करो तो आप स्टॉप लॉस जो होता है ना उसको टाइटली रखो। मैंने कई सारे लोगों से मैं मिला जिनके 10 से 15 करोड़ रुपए भी एक साथ ऐसे उड़े हैं, छोटे छोटे ट्रेडर हैं, बट उनके पोर्टफोलियो साफ हो गए। जब व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार ये लोग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं, कि ये इतना कॉन्फिडेंस था कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे नहीं आने वाला है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो आपका रिस्क मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, इवन हर एक एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट टूल्स देता है कि आप स्टॉप लॉस लगा लो, इवन अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आपका 10 to 20% लॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बाकी पोर्टफोलियो आपका बच जाएगा। तो ये सारी चीजें सीखने वाली बात है कि ये जो इतना बड़ा क्रैश हुआ $19 बिलियन से ज्यादा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 6 घंटों के अंदर वाइप आउट हुए हैं। इसका कारण क्या था, व्हाई इट वाइप्ड आउट? सो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं सर, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ या फिर मेरी रिसर्च जहाँ तक जा पाई है वहाँ तक मैंने ये समझा है कि मार्केट अभी क्या है कि मार्केट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इंटर कर रहे हैं, लाइक ब्लैक रॉक, अदर मल्टीपल प्लेयर्स ऑलरेडी इंटर कर रहे हैं। और इवन रिसेंटली जो ट्रम्प जी आए हुए हैं अमेरिका में, वो काफी इम्पैक्टेड होगा, मतलब उनकी ट्वीट्स काफी इम्पैक्ट कर रही है। राइट। तो जो ये क्रैश हुआ उसके पीछे भी रीजन था, उनका एक ट्वीट आया
जिसमें कुछ निगेटिव पॉइंट्स थे मार्केट को लेके, टैरिफ की बात की थी, सो उसकी वजह से मार्केट पे इम्पैक्ट आया। ओके। सो अभी एक और चीज़ बहुत सुनने में आ रही है दैट सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। तो सिल्वर, गोल्ड और क्रिप्टो, इन तीनों में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को सोचना चाहिए? सो एज अ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स के होते हैं। एक तो आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, लेट्स से 2 to 3 ईयर में एग्जिट करना है, आपका कोई गोल है 2 to 3 ईयर में कंप्लीट करना, आप उस पर्पज से इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो। एंड ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म, लाइक आपका कोई बेबी है, उसकी पढ़ाई की है या उसकी शादी की, मतलब बहुत सारे ड्रीम सबके अलग अलग होते हैं सर, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्राई करते हैं। ग्रेट। सो गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइंस या क्रिप्टो। सो क्रिप्टो पे जब हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली आप प्रेफर करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की, क्योंकि छोटे करेंसीज में आई थिंक जहाँ अप्रोचेबल नहीं रहेगा, क्योंकि नए लोग होते हैं ऑडियंस, उनको समझना पड़ेगा पहले। अदरवाइज वो किसी ऐसे पॉइंट्स में जाते हैं जो ओवर द टाइम वो ओवर द नाइट वो अप होते हैं, ओवर द नाइट वो डाउन हो जाते हैं। सो उसमें वो फ्लैक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, बिटकॉइन, इथेरियम, सॉरी, बिटकॉइन, सिल्वर एंड गोल्ड। सो सबसे ज़्यादा अभी जो क्रेज है करेंटली, जो और अगर आप लेट्स से हमारे पास में 1 लाख रुपए है, सो हमें इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ वो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पर्पज से। सो अगर हम इसको डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, जो पर्सनली मैं करता हूँ या मेरी की ओपिनियन होती है, वो होती है कि आप 30% गोल्ड में तब विदाउट थिंकिंग, ठीक है, वो सेफर साइड है। आज भी तो कर ओवर द टाइम वो बढ़ा ही है, लेकिन बढ़ता भी जा रहा है। उसके बाद में जो बाकी के 40% बचते हैं वो आप इथेरियम में डाल सकते, सॉरी, इसमें सिल्वर में डाल सकते हैं। सिल्वर इसलिए मैं बताता हूँ कि लोगों को लगता है कि यार गोल्ड काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देगा रेदर देन इथेरियम, बट ऐसा, सॉरी, मैं बार बार इथेरियम बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्रिप्टो मार्केट से हूँ, तो इथेरियम को आया था सिल्वर बोलते हैं। सो अच्छा। चलो ठीक है, मैं सिल्वर की बात करता हूँ। नहीं तो सो सिल्वर, अगर आप देखें ना, तो सिल्वर की जो डिमांड है आज पे टाइम पे नहीं, पहले काफ़ी सालों से वो डे बाई डे बढ़ रही। नॉट ओनली कि आप ज्वेलरीज ले लो, अगर आप देखो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बन रही, चाहे वो चिप्स हो गए, अदर बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, राइट, उस सभी में जो सिल्वर है उसकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। लेकिन अगर आप देखें ये जो डिमांड बढ़ रही है जिस लेवल पे, अगर इथेरियम की जो, सॉरी, जो सिल्वर की माइनिंग अगर आप देखेंगे, राइट, तो वो माइनिंग उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है। सो मेरे हिसाब से, मैं जैसे 30% मैंने गोल्ड गोल्ड को बोला, राइट, 40% मैंने सिल्वर को बोला। सो ये मेरा रीजन ही यही है कि आगे चल के आप एक बार देखेंगे कि जो रिटर्न्स है, राइट, जो हम रिटर्न्स की बात करते हैं, गोल्ड ने 1 साल में 100% दिया, 120% दिया, आगे चल के वो सिल्वर अभी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करने वाला है गोल्ड से। सो सिल्वर में थोड़ा सा वेटेज हमारा ज़्यादा होता है, बाकी का जो बचता है 30% वो आप बिटकॉइंस और इथेरियम में डाल सकते हैं। बिटकॉइंस एंड इथेरियम, रीजन ये है कि कभी गोल्ड, कभी क्या होता है, गोल्ड कई सालों तक न्यूट्रल रहता है, सिल्वर न्यूट्रल रहता है, उस टाइप में आपका जो इथेरियम या क्रिप्टो बिटकॉइंस है वो काफी स्पीड में आपको रिटर्न्स देते हैं। जब ऐसे क्रैशेस आते हैं उस टाइम पे क्या माइंडसेट एक इन्वेस्टर का होना चाहिए? किस तरीके से उसे लेना चाहिए उस क्रैश को? सो जब भी इस टाइप से क्रैश आते हैं तो सबसे पहले लर्निंग होनी चाहिए कि भाई हमने गलती क्या की। जी। मिस्टेक्स हमेशा होती है, और इवन नॉट ओनली कि इस टाइम हुई, आगे भी चल के मिस्टेक होती है, पर उस टाइम पे ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि अपनी लाइफ को हम हार्म कर रहे होंगे। क्योंकि मनी 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 का क्या, मनी तो रोटेशन होता रहता है, आज है कल नहीं है, इवन आज नहीं है तो कल आ जाएगा। बट अगर आप खुद को हार्म कर लोगे तो आई थिंक शायद फिर आप दोबारा तो शायद वो रोटेट नहीं हो पाओगे इस साइकिल। सो दैट्स आई, मेरा ये कहना होता है कि जब भी इस टाइप से क्रैश है, आप लड़ने दो, आपने क्या गलतियां की हैं उसको आप एक्सेप्ट करो, और आगे आगे आप एक सॉलिड तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ो। नॉट कि यार आपने नुकसान कर लिया, आपका लॉस हो गया तो आप इस तरह से बैठ जाओ और खुद को हार्म कर लो। क्योंकि जब भी आप ओवर ग्रीड में जाते हैं, लाइक अभी जैसे हमने बताया, इस तरह से ज़्यादातर लोग इसीलिए डूबे हैं क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स प्रॉपर यूज नहीं किए थे। अगर ये सारा होता तो आज के डेट में उनका पोर्टफोलियो पूरा नहीं खत्म होता। नहीं शायद 10%, 20%, इवन 30%, इससे ज़्यादा तो पोर्टफोलियो नहीं खत्म होता, फिर भी उनकी कैपिटल होती जो अगेन वो बाउंस बैक कर सकते थे। सो इस टाइप्स की क्रैश से बचने के लिए मेरे हिसाब से आप ग्रीड बात ज़्यादा मत करो। आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो कि मार्केट यहाँ से आपके ही डायरेक्शन में जाएगी जो आप सोच रहे हो, फिर भी आप रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करो, लाइक स्टॉप लॉस रखो, ताकि मार्केट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में आए तो आपका नुकसान
ना हो। सो अगर आप कुछ 4-5 अच्छी आदतें बता सकें कि जैसे आप ये स्टॉप लॉस वाला पॉइंट बता रहे हैं, सो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में एक सेंसिबल इन्वेस्टर क्या 4-5 अपनी आदतें रखे जिससे कि वो रिस्क को मैनेज भी कर सके और साथ में एक अच्छे रिटर्न्स भी ला सके, क्या आदतें हैं ये? राइट, राइट। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो फर्स्ट थिंग उसकी जो ये फ्यूचर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसको आप एज अ ट्रेडिंग ट्रीट करो इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये तो जस्ट प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे तो भी फ्यूचर्स के ये गेम होते हैं या तो कि हम फ्यूचर्स में पोजीशन ओपन करते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इवन मे बी शायद 2 मंथ, 1 मंथ, 1 डे, 2 डेज के लिए। पर अगर आप की प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट की 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर के लिए, तो SIP सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। नॉट ओनली क्रिप्टो मार्केट्स या क्रिप्टो सेक्टर्स, आप स्टॉक्स में भी देख रहे होंगे, अदर जगह पे SIP बेस्ट ऑप्शन होता है। उसमें सबसे बेस्ट थिंग्स ये है कि आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। लेट्स कि आज अगर आपने सोचा भी ठीक है चलो मैं इन्वेस्टमेंट की आइडिया मतलब प्लानिंग कर रहा हूँ, तो सबसे पहली हैबिट है कि आपको एक सेट ऑफ अमाउंट, लेट्स की 1000 रुपीज़ मंथली आपको साइड करना पड़ेगा, जो कि आपको SIP में डालना है, और वो बिटकॉइन और इथेरियम में। और जब भी मार्केट जब आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाह रहे हो ना, तो आप जो भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सबसे पहले उसकी आप रिसर्च करो। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया इवन जैसे आज के पॉडकास्ट में आप सुन रहे हो तो डायरेक्ट आप जाके इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप रियलाइज करो किसी भी एसेट, लाइक हम बिटकॉइन की बात करते हैं, अगर कोई बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पहले आप जाओ 5 to 10 ईयर बैक की जर्नी देखो कि उस जर्नी में बिटकॉइन ने कितना रिटर्न्स दिया है, कितने प्रॉफिट दिए हैं, कितने ड्रॉप डाउन आए हैं इस बिटकॉइन की प्राइस में। कई बार आपने देखा होगा कि $18,000 तक बिटकॉइन की प्राइस गई, वापस से $9,000-3,000 आ गई। सो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करके फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं ये ओवर द टाइम नीचे भी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे बाइक रह रहे हो। Good. उसके बाद एक टाइम के बाद वो बढ़ने लगती है, तो आपको ओवरऑल जो PNL होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की जब भी कोई हैबिट्स की बात करता है तो मेरा तो सिर्फ एक ही सिंपल सा रहता है रूल कि जब भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करो तो सबसे पहले थोड़ा एनालाइज करो और आपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। रीज़न क्या होता है सर, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी तो अलग लेवल की बात है। जो लोग अभी स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, उसमें होता ही है कि लोगों ने आज आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, बट देखा बिटकॉइन अगले महीने फिर भी शायद 5% डाउन हो गया, 10% डाउन हो गया। वो फिर करता है, उनके अंदर फियर आ जाता है कि और गिर जाएगा। और गिर जाएगा, अब तो मैं ये खत्म हो जाएगा, वहां से वो कट करते हैं, सेल करके वापस बाहर आ जाते हैं। जबकि वही टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। आप देखेंगे कि लास्ट टाइम जो बिटकॉइन गिरा था तो आई थिंक $16,000 तक आया था। तो जो स्मार्ट मनी थी, जो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल थे, वो बाइंग स्टार्ट करने थे वहां पे। सो मैं ये नहीं बोलता बिटकॉइन आज $1 लाख है तो इतना ही रहेगा, मेरे साथ ही 70 आ जाए, आएगा, डेफिनेटली आ सकता है। अभी गिरेगा नीचे। यार मतलब ऐसा नहीं है कि पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को बताना बेहतर नहीं, देखो खुद ओवर द टाइम से होता है कि कोई भी चीज़ मेरे साथ एक साथ में नहीं आती ऊपर। सो जैसे भी बिटकॉइन 125 के तक गया, मतलब $1,25,000 तक गया, अभी $1,02,000-3,000 के आसपास चल रहा है। सो अगर आप आज SIP स्टार्ट कर रहे हो, एक एग्जाम्पल से उससे आज आपने $1,000 की SIP स्टार्ट की, मे भी शायद 0.00 समथिंग एक्सपेंस आपको इवन ये प्राइस आ गई 80,000, आपकी SIP चल रही है। सो आज से चूंकि उस समय जब SIP चल रही है तो आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, $1,000 में ज्यादा क्वांटिटी के बिटकॉइंस मिल रहे हैं। आगे चल के अभी 70 आ गई, सो आप तो अग्रेसिवली और भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जीरो नहीं होने वाला। मीडिया बोलती है ना कि बिटकॉइन इज गोइंग टू डेड, क्रिप्टो इज गोइंग टू डेड, ये आज पर रूल नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन ओवर द टाइम बिटकॉइन की प्राइस हमेशा ऊपर ही गई है, नीचे आने के बाद ऊपर वेरी है। सो आप अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है तो आप जब जब मार्केट नीचे गिरे, आप अपने SIP के अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज करो। इससे क्या होता है कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो बहुत नीचे आ जाती है, और जब भी अगर वापस से कम होता है तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। तो आप क्या प्रिंसिपल्स यूज करते हैं व्हेन यू इन्वेस्ट? व्हाट प्रिंसिपल्स यू यूज? आपके क्या हर एक इन्वेस्टर के कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को जिस डिसिप्लिन को फॉलो करता है, व्हाट इज योर? सो एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से पहले मेरा आइडिया होता है फिक्स कि हमें क्या इतना तक जाना है। ये उस जो भी हमारे माइंड्स में आइडियाज है, जो हमारी एनालिसिस बोलती है, उसके ऊपर या उसके बाहर हम कभी नहीं जाते। लाइक जैसे मैं आपको बताता हूँ, बिटकॉइन जब 16,000 आया था, सो
मेरा कितने साल की बात है ये 16,000? ये 22 के आसपास की बात है, 21-22 जब बिटकॉइन गिरा था। अभी रिसेंट में जो बुलरन आया था वो 2021 के आसपास आया था। उसके बाद बिटकॉइन 21 के लास्ट तक गिरना स्टार्ट हुआ था। फिर वो 22 में भी गिरा, 23 में भी गिरा, उसके बाद 24 से फिर से रैली अप किया। तो इतने से समय में 16,000 से 125 पहुंच गया। पहुंच गया डेफिनेटली सर। आप रिकॉर्ड बड़ा पैसा है जिन्होंने बनाया हो। एग्जैक्टली मैंने जैसे बताया प्रिंसिपल्स, तो हमारी प्रिंसिपल एक सिंपल सा होता है। जैसे अभी बिटकॉइन 1 लाख है, सो हमारे माइंड से ये है कि इवन बिटकॉइन 70 आएगा, सो 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, सो उसमें हमें एंट्री लेनी है, मीन्स बाई करना रहे। मैटर नहीं करता बिटकॉइन 70 से मे बी शायद 40 आ जाए, ऐसा होता नहीं, जबकि बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता, बट ठीक है अगर 40 भी आ गया तो हम उसमें ऐसा नहीं है कि बेच के निकल जाएंगे, नहीं, ट्राई करेंगे थोड़ा बहुत और बाई करने का। तो प्रिंसिपल फिक्स होते हैं कि इस रेंज तक हमें बाई करना है। और होल्ड कैसे करना है, हमारा लॉन्ग टर्म का विजन है, मीन्स अब हम प्लान कर रहे हैं 5 to 10 ईयर तक सेल नहीं करना है, तो एक फिक्स प्राइस है कि 500 के $1 मिलियन तक हमें सेल ही नहीं रखना है, क्योंकि ये जाएगा, आराम से जाएगा। $1 मिलियन तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले 10 सालों के बाद अगर आप रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए जाएगी। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स है। तो जो प्रेसर होता है वो फिक्स होता है। बिफोर इन्वेस्टिंग हमें रियलाइज होता है कि यहाँ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। सेल ऑफ के हमारे आइडियाज होते हैं, यहाँ तक एग्जिट करना है। अगर शॉर्ट टर्म मनी है तो, शॉर्ट टर्म नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा कंटिन्यू एक्टिवेशन चलता रहता है। So, what is one thing that government is doing about crypto regulation? So, मेरे ख्याल से जितने भी exchanges हैं वो of course गवर्नमेंट को अप्रोच तो करते होंगे। So, पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट, जब गवर्नमेंट टैक्स लेती है इस पे तो रेगुलेशन क्यों नहीं लाती है? What is the resistance? So there are multiple things which government are right now considering. कि taxes लाना वो होता है कि गवर्नमेंट तो फर्स्ट थिंग्स, इवन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को भी ये लगता है कहीं से अगर मनी मूवमेंट हो रही है, लोग पैसे बना रहे हैं, सो वहाँ पे वाइला टैक्स क्या नहीं इम्पोज किया जाता है। सो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से देखती है कि अगर आप पैसे बना रहे हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट की स्टॉक है ना, इवन कोई भी, सो गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स लाई। अब सेकेंड ऑप्शन आ जाता है कि क्या लेयर्स ने जो गवर्नमेंट को अभी स्टॉप कर रहे हैं रेगुलेशंस लाने के लिए। सो ऐसा कोई लेयर्स नहीं है, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, बट गवर्नमेंट्स के खुद के रूल रेगुलेशंस होते हैं जो कि उनको फॉलो करना पड़ता है। ओवर द नाइट कुछ भी चीज़ें नहीं हो जाती। गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से FI को दिया गया कि FI में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, सो दैट जो भी एक्सचेंजेस या प्लेटफॉर्म्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं वो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करें, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करें कि कितने यूजर्स हैं, इनकी KYC है भी या नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट रेगुलेशन की तरफ बढ़ रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि रेगुलेशन सामने में, मे बी शायद 2-3 ईयर, इवन मैक्स 5 ईयर, तब कुछ भी कुछ बेटर हो जाएगा। जिस हिसाब से अदर कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग द बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। कहाँ पे ये कम्प्लीटली रेगुलेटेड है? सो फर्स्ट एल सल्वाडोर जो कंट्रीज है वहाँ पे तो ये लीगल टेंडर हो गया, इवन आप पेमेंट कर सकते हो, वो कर सकते हो। इवन US की बात करें, US में भी ओके कोई इशू नहीं है, ETFs ट्रेड हो रहे हैं, बिटकॉइंस के ETF, इथेरियम के ETF। इवन आप तो जानते हैं क्रिप्टो के फेवर में ट्रम्प काफी रहते हैं, सो वो भी काफी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी जब से ट्रम्प आए कई सारी पॉलिसीज चेंज हुई हैं क्रिप्टो को लेके, सारी पॉजिटिव पॉलिसीज आई हैं। और स्टेबल कॉइन्स लाइक आज के डेट में हर कोई जानता है, USDT को तो हर कोई जानता है, बट क्या कोई ये जानता है कि एक USDT जो है एक US डॉलर से बैक्ड है। सो आज के डेट में अगर USDT की मार्केट कैप, लेट्स एग्जांपल समझते हैं, $20 बिलियन है, राइट। सो $20 बिलियन के जो डॉलर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के ने जो डॉलर इशू किए होंगे, सो ओवरऑल जितनी भी USDT मार्केट में चल रही है वो $1 है, जो कि उसकी बेनिफिट्स जो टोटल जा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, जो US की गवर्नमेंट है, उसको जा रहा है। सो ये स्टेबल कॉइन्स इसी तरह से काम करते हैं। सो अभी रिसेंट में आप देखा होगा कि इंडिया में भी ये चल रहा है कि इंडिया में भी स्टेबल कॉइन्स आ रहा है, ARC करके है। सो उसमें होता क्या स्टेबल कॉइन्स, ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी है, ये मनी आप बोल सकते हैं, एक अलग टाइप्स ऑफ मनी आप बोल सकते हो।
राइट। जैसे आज हम रुपीज़ को यूज़ करते हैं पे करने के लिए, बट अगर हम रुपीज़ को बाहर कहीं भेजना चाहते हो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी नीड टू फॉलो। लाइक आपको आरबीआई से अप्रूवल चाहिए होगा, आपको अदर डिक्लेरेशन चाहिए होगा। बट अगर आप स्टेबल कॉइन्स यूज कर रहे हो तो डिक्लेरेशन तो फिर भी चाहिए होगा, लेकिन मनी मूवमेंट विद इन सेकेंड्स होते हैं। आप अगर आज एक आपके पास यूएसडीटी है, आपको अमेरिका या फिर आपको इंडिया भेजना है, तो आपने वहां से भेजा, यहाँ पे रिसीव हो गया, इमीडिएट हो जाता है। बट तो अगर एप्स भी हो, मैं दुबई में दे पे थ्रू यूएसडीटी ओनली, राइट directly it will convert crypto into dollar and then it will go to the merchant. merchant, right, there are lots of merchants which are accepting USDT and cryptocurrencies to purchase the properties, goods, and other multiple luxury cars. So थिंग्स है, बट वहाँ पे रेगुलेशंस है, इवन वारा है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की रेगुलेटरी बॉडीज है। सो वहाँ पे रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं, इसीलिए अडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ रही है। इंडिया में क्या है, इंडिया में अभी गवर्नमेंट एक फर्स्ट स्टेज पे है, जहाँ पे गवर्नमेंट अभी रियलाइज करी, फर्स्ट तो टैक्स आ गया, एंड राइट नाउ गवर्नमेंट रियलाइजिंग कि अब इस पे पॉलिसीज और किस चीज़ें कैसे लाया जा सकता है। बट जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट भी मल्टीपल चीज़ों को माइंड में रख के चलती है रिलेटेड। रेजिस्टेंस क्या है, मतलब गवर्नमेंट को, अगर वो टैक्स इस पे ले सकते हैं और अगर कुछ कंट्रीज ने ऑलरेडी इसमें रेगुलेशन लगाए हैं, तो वेरी व्हाट इज द मिसिंग पार्ट? Yes, right. So, now I'm coming in at this topic. So, main things है, सभी गवर्नमेंट्स, इवन नॉट ओनली इंडिया, पूरे विश्व की जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी के लिए मेन थिंग्स जो आ रही है वो ये आ रही कि अगर उन्होंने क्रिप्टो को फुल फ्लेज एक्सेप्ट किया, सो उनकी जो फिएट करेंसी है जिस पे उनका कंट्रोल है, वो बहुत ही लूज हो जाएगी, आप बोल सकते हो कमजोर होने लगेगी। रीजन क्या है, आज अगर आप इवन इंडिया में रेगुलेशंस आ गया तो हर कोई क्या करेगा, क्रिप्टो यूज करेगा, यूएसडीटी यूज करेगा, इवन कई सारे मर्चेंट यूएसडीटी पेमेंट एक्सेप्ट करने लगेंगे। आपको कोई प्रॉपर्टी बाई करने का, आप यूएसडीटी से पे कर दो, और यूएसडीटी का कंट्रोल आपके पास रहता है, ना कि गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर आप रुपीज को यूज करते हैं तो रुपीज का ओवरऑल कंट्रोल किसके पास रहता है, आरबीआई और गवर्नमेंट के पास रहता है। सो गवर्नमेंट वो कंट्रोल पब्लिक के हैंड में नहीं देना चाहती, और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट को कंसीडर करना पड़ता है बिफोर कमिंग एट द रेगुलेशन। सो ये सारी चीजें हैं जो कि मेन थिंग्स जो जहाँ पे एक होता है कि एक रिस्क लगता है। जैसे आपके पास, अगर आपके पास कुछ है जिस पे आपका कंट्रोल है, बट मार्केट में कोई ऐसी चीज आ रही है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, बट आपको उसको मार्केट में लाने भी देना है, रोक नहीं सकते आप, लाने भी देना है, तो सबसे पहले आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे। हम हमारी जो प्रोटेक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए, सो दैट ये XYZ थिंग्स जो भी मार्केट में इंटर कर रही है वो हमें इम्पैक्ट ना कर पाए। दैट्स वाई ये सारी चीजें कंसिडरेशन में है। इवन आपने ये स्टेबल कॉइन्स का जो भी सुना, इंडिया में इंडिया में स्टेबल कॉइन्स आएगा तो क्या होगा, सबसे पहला जैसे स्टेबल कॉइन्स 1 मिलियन इशू हुए, तो 1 मिलियन स्टेबल कॉइन के बदले गवर्नमेंट के, चाहे तो वो रुपीज से बैक होंगे या गोल्ड से, या गोल्ड से बैक होंगे, या गवर्नमेंट की ट्रेजरीज जो है उससे, या बॉन्ड्स जो है उससे बैक होंगे। सो जितने भी इश्यूज होंगे स्टेबल कॉइन्स मार्केट में जाएंगे, में भी शायद आने वाले टाइम पे 1 बिलियन 5 बिलियन हो सकते हैं। सो 5 बिलियन की जो ओवरऑल वैल्यू है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरीज, बॉन्ड्स, गोल्ड्स, इन सब में होंगे। सो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट भी सॉलिड स्ट्रांग होगी, और ये जो एडॉप्शंस है स्टेबल कॉइन्स का, पेमेंट्स को लेन देन करना, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना, वो भी इजी हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो कि गवर्नमेंट आई थिंक रियलाइज भी कर रही है। इवन जैसे मैंने बताया कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि जो सारी चीज़ें अभी ओवर द वर्ल्ड हो रही हैं वो इंडिया में भी। लवली। सो एक बार ये रेगुलेट हो गया, so then how it will benefit individuals, किसी इकोनॉमी पे या एक इंडिविजुअल को किस तरीके से ये बेनिफिट करेगा? राइट। सो सबसे फर्स्ट थिंग्स है कि अभी आज के डेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो नोबडी नोज कि आगे चल के आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होगा। राइट। इन केस ऑफ कोई भी हैपनिंग्स होती है जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यूजर प्रोटेक्शन की कोई गाइडलाइंस नहीं है, इवन अदर थिंग्स भी थोड़ी सी लैक्स हैं उस एरिया में। सो व्हेन रेगुलेशन विल कम, राइट, सो वहाँ पे ये होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट वो सारे एरियाज तो फुलफिल करेगी बाय द इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड ऑल थिंग्स। लाइक आज आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो,
सो आपका स्टॉक्स कोई ब्रोकर या कोई एक्सचेंज नहीं ले सकता, राइट? वो आपके पैन के अलावा कहीं नहीं जा सकते जब तक आप उसको ऑथराइज नहीं करते रहो। सो ये सारी चीजें जो रेगुलेशन आने के बाद तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, वो नॉट ओनली सिर्फ कॉर्पोरेट या हम जैसे फंड्स का होने वाला है, इवन यूजर का भी होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट जब किसी भी चीज को रेगुलेट करती है, उसकी प्रॉपर ऑडिट होती है कि कितने फंड्स हैं, फंड्स कहाँ पे रखे हैं, कितने सिक्योर हैं, आपने साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराया है या नहीं कराया है। आप तो हर क्वार्टर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट या हर ईयर क्वार्टर साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट्स, इवन हर एक टाइप्स ऑफ ऑडिट जितनी भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब रेगुलेटर को देनी पड़ेगी। और जब ये चीजें आप रेगुलेटर को दोगे तो मेक श्योर रेगुलेटर भी ये करता है कि आप ओके हो। जब आपकी सारी चीजें बाउंड्रीज प्रॉपर तरीके से बिल्डेड है, सो वो कहीं ना कहीं आपके यूजर्स और रिटर्न यूजर्स को बेनिफिट है, यानी कि कोड ज्यादा सेफ एंड सिक्योर, सेफ एंड कॉन्फिडेंस फील आता है। कॉन्फिडेंस। तो देन अभी क्या होता है, अभी रिसेंटली में कुछ हैक्स इंडिया में भी हो रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ है? यूजर्स पे उसका हुआ है। सो वो सारी चीजें आफ्टर रेगुलेशंस बहुत मिनिमाइज हो जाती है। और इवन जब कोई रेगुलेटरी बॉडीज होती है तो इवन आन जैसे प्लेटफॉर्म्स लाइक सन क्रिप्टो, इवन अदर को भी एक सेफ फील होता है, इवन यूजर को भी सेफ फील होता है। सो देन हमें पता होता है हाँ ये गाइडलाइंस है, ये बाउंड्रीज है, इसमें रह के अपने आप को बिल्ड करना है, बेटर टेक यूज करना है, बेटर साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस रखनी है, सो दैट इन केस ऑफ कोई भी अटैक्स होता है तो हम सेफ है मैप। इवन इंडिया में अगर आप देखेंगे सर तो ये यूजर प्रोटेक्शन की वाली चीजें चल रही हैं, अभी भी लोग कंफ्यूज होते हैं। इंडिया में मैंने भी कई लोगों के साथ मुलाकात हुई पिछले 3 से 4 महीनों में, जो कुछ बड़े इन्वेस्टर भी थे, वो छोटे लोगों के साथ कुछ कम्युनिटी गैदरिंग की, वहाँ पे भी मैं मिला। सो नाउ एवरीवन थिंकिंग कि यार अगर हैक हुआ तो क्या हुआ। आज मैं साल के स्टार्ट कर दिया 1,000 रुपये से, इवन आज मैंने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, बट अगर हैक हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा, हमारे तो पैसे चले जाएंगे। सो हाइपर कंफ्यूज है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, कैसे चूज करें, क्योंकि किसी के पास एक गाइडलाइंस नहीं है, किसी के पास कुछ है नहीं, कुछ भी इशूज होता है। इवन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो बेटर वे में काम कर रहे हैं यूजर के फंड प्रोटेक्शन के लिए और चीज़ों के लिए। सो हर कोई कंफ्यूज है। दैट्स वाई कि हम कई बार जाते हैं बताते हैं, जैसे आपसे भी डिस्कशन हो ही रही थी कि कई लोग पूछते हैं कि आपका क्या बेटर है भाई, अगर कोई संक्रिप्टो यूज करता है तो क्या बेटर है। हाँ, तो इवन जो मेन थिंग्स है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो करते हैं वो यूजर के प्रोटेक्शन, जो फंड होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के। दैट्स वाई वी हैव $150 मिलियन इंश्योरेंस, या हम जो भी टेक यूज कर रहे हैं, जहाँ पे भी फंड्स हमारे स्टोर है वो इंश्योर है, सो दैट इन केस ऑफ कोई भी मिस हैपनिंग्स होती है, सो वो फंड्स तो एटलीस्ट सेफ एंड सिक्योर है, इंश्योर्ड है। सो वो आज नहीं तो कल, इवन ओवर द टाइम जब भी ये पॉलिसी वो चीज़ें होंगी, तो वो फंड्स ओवरऑल जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा पेड अप कर दिए जाएगी, सो दैट यूजर इम्पैक्ट है। एक और चीज़ रिसेंटली मैं पढ़ रहा था जी, जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे, तो क्वांटम कंप्यूटर्स के आने से जो बिटकॉइन की जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का जो ऐसा है अमाउंट जो कि अटका हुआ है वॉलेट्स के अंदर, जो लोग अपनी कीज़ बोल चुके हैं या इस तरीके से है, जो अभी फ़िलहाल लोग जीपीयूज़ के ज़रिए उसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट विथ क्वांटम कंप्यूटर्स it will become easier. So how that is going to affect? सो आई थिंक क्वांटम कंप्यूटर अभी अभी तो चलो आया नहीं है, बट इन फ्यूचर जब भी आता है सो इट विल बी इम्पैक्टेड। मतलब अगर आप देखो तो नॉट ओनली फॉर बिटकॉइंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज ओवर द वर्ल्ड चल रही हैं वो सबके लिए रिस्क है। इवन आज के डेट में अगर हम सबसे सेफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसको ब्रेक करना इवन अभी तक तो ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसमें लैक्स ऑफ कंप्यूटर काम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को यूटिलाइज माइन करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए। सो अगर आप किसी एक कंट्रीज के सारे कंप्यूटर को हैक भी कर लिए तो कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो अब इवन अगर आप बिटकॉइंस या ब्लॉकचेन के एल्गोरिथम देखेंगे, उसमें होता क्या है कि जितने भी वर्ल्ड में कंप्यूटर काम कर रहे हैं उसकी मेजॉरिटी मतलब 51% कंप्यूटर को आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, वो भी एक सेम टाइम पर।
तब जाके आप उसको ब्रेक कर सकते हो, या फिर उस ब्लॉकचेन्स को हाल्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। लाइक बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन है, अगर आपको इसको 50 मिलियन बनाना है किसी भी तरह से, तो ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंप्यूटर काम कर रहे हो, 5 लाख 6 लाख 7 लाख, उसमें से 51% टोटल नंबर्स में से आपको कंट्रोल अपने अंडर लेना पड़ेगा, वो भी एक साथ, विद इन टाइम, सेम सेकंड्स में, तब जाके आप ये कर सकते हैं। सो क्वांटम कंप्यूटर जो आने वाला है, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो एक दूर की बात हो गई, जो कि अनब्रेकेबल अभी तक रही है। बाकी अदर जो टेक्नोलॉजीज हैं जो डेली डेली यूज हो रही हैं, लाइक गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं। हर कोई इवन जितनी भी टेक्नोलॉजी अगर आप देख लो, अभी रिसेंटली में जो एयरलाइंस हैं, इन पे भी अटैक हुआ था, इनकी जो टेक्नोलॉजी है इस पे भी अटैक हुआ। और इस तरह से जितनी भी टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, सबसे पहले तो इम्पैक्टेड वहाँ करेंगे, क्योंकि वो तो और भी वीक है ना। एंड जब सारी चीज़ों के बाद आता है फिर ब्लॉकचेन। सो अब यहाँ पे बात करते हैं, लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन भी टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड हो सकती है, बट होने का तो कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर की बात तो अलग है। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अभी बन गया वो बन गया। आप देखेंगे कई बार बिटकॉइंस के जो ये ब्लॉकचेन है, बिटकॉइंस की जो ब्लॉकचेन चल रही है उसमें भी अपडेट आते हैं, डेवलपर्स काम करते रहते हैं, कुछ भी इम्प्रूवमेंट लाना होता है तो बिटकॉइन बनाया है किसने? ये कोई क्यों नहीं जानता कि बिटकॉइन किसने बनाया है और ये छुप के क्यों हुआ था? मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? टू बी ऑनेस्ट सर, नो वन नोज कि क्या सीन है इसके पीछे। इवन मैंने भी बहुत ट्राई किया, इवन मेरे से बहुत टैलेंटेड लोगों ने भी ट्राई किया, इवन कि कैसे ये काम कर रहा है, कौन बनाया, कौन हो सकता है। आया कैसे ये मार्केट में? सो आपने ब्रदर्स यूएस में कोलैप्स हुआ होगा उस समय, आई थिंक Lehman Brothers। हाँ राइट एग्जैक्ट। हाँ, उसमें जब कोलैप्स हुआ था, आई थिंक वो 2007-8 की बात है, अराउंड हाँ, no। उसी के आसपास की बात है। सो बिटकॉइन जब आया वो 2009 में आया। सो वहाँ पे क्या हुआ, जब वो कोलैप्स हुआ तो पूरा जो मनी या फिर जो करेंसीज का इकोसिस्टम था वो हिल गया था उस टाइम के बाद आसपास। सो वहाँ पे फिर जो इमर्ज हुआ वो हुआ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिटकॉइंस। और आज तक इवन ये सेपरेट ही रहा है, किसी को नहीं पता है कि कौन बनाया, कहाँ का पर्सन था, क्या हुआ, लेकिन उसी टाइम के आसपास बिटकॉइन आया। लेकिन अगर जैसे लोगों को किसी ने बनाया, उसको मार्केट भी तो करना पड़ा होगा ना लोगों तक। कोई भी नहीं जानता। ओनली वन प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड सर, अगर मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ जहाँ तक, जिसको मार्केट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रीज़न बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी और समझने वाली चीज़ है। लाइक आज अगर आप देखोगे, अमेरिका की कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, उनका फाउंडर है माइकल सेलर करके नाम है उनका। वो 6 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। किसी ने उनसे इंटरव्यू में पूछा कि आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कैसे हो, तो उन्होंने बताया कि एक एक वर्ड्स जो बिटकॉइंस के वाइट पेपर में मेंशन किए गए थे कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है, अनब्रेकेबल कैसे है, राइट। सो जो एल्गोरिथम है, जो सप्लाई है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद उनको कॉन्फिडेंस आया। आज के डेट में सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो जो टेंशन्स होती है वो मनी को लेके होती है। लाइक आज अगर किसी भी बैंक्स कोई भी कोलैप्स होता है तो ओवरऑल इम्पैक्टेड यूज़र होते हैं। आज कुछ भी आप यूज़ करिए, हमारे पास डॉलर है, हमारे पास रुपीज़ हैं 1 करोड़ 5 करोड़, लेकिन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। लेकिन अगर आपके पास बिटकॉइन है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो सिर्फ आपके कंट्रोल में है। तो आपकी मनी की जो वैल्यू है ना, वो आपके कंट्रोल में देने के लिए ही ये इमर्ज हुआ था उस टाइम पे। और आज के डेट में इसकी अडॉप्शन डे बाई डे बढ़ रही है। इवन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में लोगों को समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो बड़े बड़े एचएनआईज हैं, फंड्स हैं, वो इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। इवन अगर आप देखोगे पिछले 3 to 4 ईयर में जो ये इंस्टीट्यूशनल वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े फंड्स मैनेज करते हैं, इनका रुझान क्रिप्टो की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ब्लैक रॉक ने बहुत किया है इन्वेस्ट। बहुत ब्लैक रॉक है और भी मल्टीपल फंड्स में है जो कि अमेरिका में काम कर रहे हैं। इवन आपने देखा होगा ब्लैक रॉक तो जियो के साथ भी पार्टनरशिप किया है, बट अभी इंडिया में नहीं आ सकता, रीजन की यहाँ रेगुलेशन से डर चीज है। तो जो बीच में जियो कॉइन की वो जो प्रचार हो रहा था, वो सही था क्या था वो? एग्जैक्टली सर, वो सही है, बट जैसे मैंने बताया कॉइन्स तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सबका अलग यूज केस होता है। जो जियो कॉइन्स आया था वो एज अ रिवॉर्ड के लिए है, जहां तक अभी तक मैं समझ पाया हूँ। और जिस ब्लॉकचेन पे बनाया गया है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है। उनके फिर फाउंडर पहले इंडिया से ही थे, अभी आउटसाइड ऑफ इंडिया है आई थिंक। सो जियो कॉइन्स जो आया था वो रियल है,
इवन आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे उसका यूज केस वगैरह बढ़ रहा है। अगर आप जियो की कोई भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, राइट सिम है या कुछ अदर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिवार्ड्स मिलते हैं आपको। उस रिवार्ड्स को आप यूज कर सकते हैं एज अ पॉइंट्स। उसके भी अलग अलग चीज़ें आने वाली हैं, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा पब्लिकली इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है कि इन फ्यूचर हाउ यूजर्स कैन या हाउ द उनके कस्टमर्स कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें भी पब्लिकली नहीं है। बट उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। Lovely. So now, before we end, my last question is: many people talk about mining. That they use this word mining bitcoins. तो ये माइनिंग क्या चीज़ है, कैसे होती है ये? राइट। सो माइनिंग जब हम माइनिंग शब्द सुनते हैं तो हमारे माइंड में दो चीजें आती है, गोल्ड माइनिंग या या मतलब कोई यस मेटल्स एंड मिनरल्स की या गोल्ड की माइनिंग राइट, होगी, इस कुछ टाइम्स की माइनिंग, पत्थरों की खोदेंगे और उसमें से कुछ कुछ नहीं निकलेगा। मिलेगा, राइट। और ये कॉन्सेप्ट भी ओवरऑल क्लियर है। इवन माइनिंग स्टार्ट ही यहीं से हुआ था, मेटल्स और इन सबको निकालने में। सो माइनिंग्स में होता है क्या है कि इवन एनर्जी भी लगती है, बहुत सारे इंफ्रा रखते हैं जो कि माइन करने के बाद फिर एक छोटा सा कीमती जिसको हम बोल सकते हैं वो निकल के आता है, चाहे वो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया एंड ऑल। सो अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो इसकी कोई रियल प्रेजेंस नहीं होती है अर्थ पर कि यहाँ पे माइनिंग चल रही है। होती है प्रेजेंस, बट ये टोटल कंप्यूटर्स करते हैं, कोई मैन पावर उसमें नहीं लगती है। इलेक्ट्रिसिटी लगती है, हार्डवेयर्स लगते हैं, बट ये ओवरऑल जो होता है वो कंप्यूटर्स के एल्गोरिथम्स ये सारी चीजें माइंड करते हैं। वैसे नहीं, एक बार समझते हैं ये काम कैसे करता है। जब भी आप किसी को बिटकॉइन भेजते हो, जैसे मेरे पास अगर मान लो आधे बिटकॉइन्स है, मैं XYZ पर्सन को भेज रहा हूँ, तो बिटकॉइन तो भेजा हमने, बट वो जो बीच में एक जगह से निकल के दूसरे जगह गया, इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया जाता है, जो होते हैं वैलिडेटर। और वैलिडेटर कौन होते हैं? जो माइन करते हैं ना, माइनर्स को एक सेकंड राउंड में हम बोल सकते हैं वैलिडेटर। उसमें होता क्या है कि जब भी एक ट्रांजेक्शन एक जगह से हटकर दूसरी जगह पे, एक एसेट्स एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह जब जाती है, तो उसको प्रॉपर उस दोनों प्रोसेस को वैलिडेट किया जाता है। और जितने भी कंप्यूटर काम कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी चाहिए होती है, राइट। सो ये एक तरीका है कि जब ये ट्रांजेक्शन वहां पे जाएगा तो उसको वैलिडेट कौन करता है? कंप्यूटर, जो कि आज बहुत लाखों कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। सो जब भी वो वैलिडेट करते हैं तो जो ट्रांजेक्शन फी हमने पे की है ब्लॉकचेन पे, लेट्स कि हमने $10,000 के बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मे भी शायद आधा डॉलर या $1 की फी हम पे करते हैं। तो जो वो फी होती है वो वैलिडेटर को मिलती है या जो माइनर्स होते हैं उनको मिलती है। सेकंड, जब वो माइन करते हैं तो फी मिल गई। एक ब्लॉक्स होते हैं जो एक नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस का एक बॉक्सेस होते हैं, उसको कंप्लीट होने के बाद में कुछ बिटकॉइंस जो अभी माइन नहीं हुए पड़े हुए हैं वो भी वहां से अनलॉक होते हैं। तो जो माइनर होते हैं उनको दो टाइप्स के रिवार्ड मिलते हैं, एक तो जो ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस हो रही उसके हो गए, एक सेकंड हो गए कि जो नए बिटकॉइंस माइन होके आते हैं वो भी उनको मिलते हैं। तो अब लॉजिकली अगर आप देखोगे तो इसकी कोई देखने में ऐसे कोई प्रेजेंस नहीं है, बट ओवरऑल कंप्यूटर्स में आप देखोगे तो सारी चीजें दिखती हैं। सो माइनिंग्स का जो बिजनेस इवन आप बोल सकते हो पहले बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था, इवन आज भी प्रॉफिटेबल है। कई सारी कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर का सेटअप लगा के माइनिंग कर रही हैं। इसमें फायदा ये होता है, जैसे इंडिया में अगर आप माइनिंग करते हो तो एक बिटकॉइन की कीमत अभी चल रही है आई थिंक $1,00,000 के आसपास। बट अगर आपको एक बिटकॉइन माइन करने के लिए जो टोटल कॉस्ट आएगी आई थिंक $50,000 to $60,000। अच्छा, तो यानी कि 3x आप बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लीजिए, हार्डवेयर को ले लीजिए, अदर एक्सपेंसेस को ले लीजिए, फिर जाके आप अगर $60,000 एक्सपेंस करते हो तो एक बिटकॉइन आप 60-70 समथिंग, तो आप एक बिटकॉइन इजिली माइन कर सकते हैं। अदर और भी कंट्रीज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही चीपेस्ट है, वहाँ पे बिटकॉइन माइन करने की कॉस्ट 20,000-30,000 आती है। सो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिनको बिजनेस करना है, राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी कम है, कॉस्टिंग कम है, वो वहां जाके सेटअप लगाती हैं। एग्जैक्टली, वहां जाके वो कई मिलियंस ऑफ डॉलर की सेटअप लगाते हैं, जिससे कि वो एक बिटकॉइन, दो बिटकॉइन या आधा बिटकॉइन पर डे माइन करते हैं। अच्छा, राइट। सो उनको फायदा ये होता है कि सबसे बड़ी बात तो उनको जो हार्डवेयर कॉस्ट है, एक तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग उनको चीपेस्ट मिल जाती है, और जो सबसे मेन कॉस्ट आती है माइनिंग में वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी ही जब चीपेस्ट मिल रही है तो ओवरऑल हार्डवेयर कॉस्ट तो एक टाइम का सेटअप है, वो तो लगेगा तो चलता रहेगा, बट जो रिकरिंग कॉस्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी, और वो सबसे चीपेस्ट मिल रही है। सो आप अगर कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो उसके आउटपुट्स में आप 3x का रिटर्न ले रहे हो माइनिंग से। तो दैट्स वाली नॉट सो कंपनीज हैं जो कि आज के डेट में माइनिंग बिजनेस में है,
लाइक जैसे हम लोग एक्सचेंज रन कर रहे हैं तो दे आर लर्निंग माइनिंग सेटअप्स, और वो बहुत बड़े बड़े सेटअप्स रन करते हैं। इवन वो तो एक बड़ी सेटअप्स हो गए, इवन इंडिया में भी छोटे छोटे माइनर्स हैं। इवन मैं अगर कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो छोटे छोटे सेटअप्स लगा के में भी शायद 10 लाख 20 लाख के सेटअप लगा के भी माइन कर रहे हैं, जो कि जैसे मैंने बताया एक बिटकॉइन माइन करने की उनको 60,000 अगर एक्सपेंस पड़ रहा है, बट कीमत एक्चुअल में देखेंगे तो $1 लाख के आसपास है। Right. Perfect. Perfect. So before we end, any 2-3 tips that you can give to people, especially जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट पे आना चाह रहे हैं अर्ली लेवल पे, वो लोग कैसे सेफली सिक्योरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? Right. So before investing, first things, choose the best platform which have all things कि आपके जो फंड्स हैं, सबसे पहली चीज़, क्योंकि पैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले इसको टेंशन होती है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ना जाए। रिटर्न्स तो एक सेकेंडरी थिंग्स हो गई, आएगा, प्राइस बढ़ेगी, वो द टाइम जो चीज़ें होंगी वो तो होंगी, बट एज अ प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड हो, केवल कोई ऐसे मिसहैप न्यूज़ ना हो, इसके लिए आप सबसे पहले बेस्ट प्लेटफॉर्म को चूज़ करो। आप रियलाइज करो मार्केट में पब्लिकली डेटा अवेलेबल है, किसके पास क्या है, कैसे सिक्योर कर रहे हैं। वैन मैं ये बोलता हूँ आप सन क्रिप्टो को भी चूज़ करो, ऐसा नहीं है बिफोर यूजिंग सन क्रिप्टो आप अदर को भी ट्राई कर सकते हो, राइट, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए। बट हम ये जरूर बता सकते हैं कि जो सन क्रिप्टो के पास है वो इंश्योरेंस एंड ऑल थिंग्स वो हमारे पास में प्रॉपर है, सो दैट ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है तो पीपल कैन रिसर्च। एग्जैक्टली। Yeah. सो फर्स्ट थिंग्स बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करें। सेकंड, इन्वेस्टमेंट का गोल लॉन्ग टर्म रखें। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म रखें, और साथ ही साथ देखो पहले के लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करते थे गोल्ड एंड ऑल एंड प्रॉपर्टीज एंड वो आज भी चल रहा है, लेकिन ओवर द टाइम जो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरियाज होता है, एसेट्स होती है, वो बदलती रहती है। लाइक पहले लोग मैक्सिमम, बहुत पहले की बात करें तो गोल्ड भी होता था, उसके बाद लोग धीरे धीरे गोल्ड, सिल्वर और ये रियल इस्टेट में भी आए। रियल इस्टेट के बाद अभी जो इमर्जिंग एसेट्स क्लास है जिसको हम बोल सकते हैं वो है बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसीज। सो मेरे हिसाब से इसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप मिस कर रहे हो तो आप 2010 या 15 से लेकर 25 की जर्नी उठा के आप देख रहे हैं ना बिटकॉइन की प्राइस, फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। सिर्फ एक ही एडवाइस है, ये तो आप करने में बहुत है। 2015 में देखो बिटकॉइन की प्राइस, 16 में देखें, 17 में देखें, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक भी देख, आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस टाइप्स की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इतना आप अगर देख लेते हैं जो भी ऑडियंस है, तो मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए उमेश जी, थैंक यू सो मच, काफ़ी डिटेल में आपने सारी चीज़ें समझाई। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लोगों को क्रिप्टो के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी और थोड़ा सेफली वो खेलेंगे ताकि क्रैश हो या ऐसी चीज़ें हो उसमें वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू।